ख़वातीन को थोड़ा सा स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है कि वो चीज़ नज़र आ रही होती है तो पता चल जाता है। अब डॉक्टर साहबा जैसे अक्सर लोगों को बहुत ड्राइनेस फील हो रही होती है पूरी बॉडी पर, फेस पर, बहुत रफ और एकदम ड्राइनेस फील होने लगती है एकदम। नॉर्मली नहीं होती, जैसे होता है ना किसी की स्किन नॉर्मल है, किसी की ऑयली है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है, वो तो होता है, वो आपको पता होता है बचपन से। लेकिन एकदम से आपको ये फील होता है कि आपकी पूरी बॉडी ड्राई होना शुरू हो गई है, फेस ड्राई हो रहा है, तो क्या इस चीज़ के ये किसी चीज़ का सिम्टम होता है? यूजली जो हमारे पास लोग आते हैं एक तो मल्टीपल मेडिकेशंस लेके आ रहे होते हैं तो उसकी वजह से ड्राइनेस होती है। ठीक है, जैसे जिन लोगों को एक्नी निकल रही होती है या पिंपल्स हो रहे होते हैं तो वो अपनी तरफ से दे स्टार्ट ट्राई, मतलब वो रेटिनॉल शुरू कर देते हैं, आइसोट्रेटिनोइन शुरू कर देते हैं सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से, तो उसकी वजह से काफ़ी बॉडी ड्राई होती है। प्लस ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पानी नहीं पी रहे होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं। विथ एज हमारा हाइलोरॉनिक एसिड कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको स्किन अपनी ड्राई फील हो रही होती है, फेस ड्राई फील हो रहा होता है। जितना भी मॉइस्चर कर लें, जितना भी वॉश कर लें, बट यू फील ड्राइनेस ओवर योर स्किन, स्पेशली फेस पे बहुत ज़्यादा लोगों को ड्राइनेस फील हो रही है। तो दीज आर द साइंस यूजली स्किन रिलेटेड। अगर आप प्रॉब्लम पूछे तो ड्राइनेस इस वजह से होती है, या फिर एलर्जिक कंडीशंस होती हैं। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी उनको नहीं पता होता दे आर एलर्जिक टू समथिंग लाइक डस्ट से या किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी हो रही है, उनको पता नहीं होता, बट लेटर ऑन इन लाइफ दे डेवलप एलर्जीज लाइक ड्राइनेस, एक्जिमा। तो डॉक्टर साहब कोई एलर्जी टेस्ट होते हैं, अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में? बिल्कुल अवेलेबल है, पहले नहीं होते थे लेकिन अब IgEs होते हैं, प्लस हमारे पास फूड एलर्जी, एनवायरमेंटल एलर्जी के टेस्ट होते हैं, तो उससे पता चल जाता है अगर कोई एलर्जीज हो रही हो हमारी बॉडी के अंदर तो। अच्छा, सो अब जैसे फॉर एग्जांपल ख़वातीन में बहुत देखा गया है कि गर्दन एकदम वैसे नहीं थी नॉर्मली, जब बच्चे हुए थोड़ा हार्मोनल चेंजेस हुई और प्रॉब्लम्स हुई, वज़न थोड़ा पुट ऑन किया तो गर्दन एक अजीब सा काला रंग हो गया। जितना भी आप उसको साफ कर लें उसमें मतलब बल्जेस आ जाते हैं और वो रंग जो है काला हो जाता है। और दैट इज़ मोस्टली यूजली अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ज़्यादा वेट गेन के बाद, यूजली हार्मोनल चेंजेस के बाद, बच्चों के बाद ऑब्वियसली चेंजेस भी आती हैं बॉडी में, तो यूजली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से गर्दन के पीछे ड्राइनेस होती है। तो हम ऐसे पेशेंट्स का यूजली सीरम इंसुलिन करा के देख लेते हैं, शुगर भी करा के देख लेते हैं, ऑब्वियसली फास्टिंग एंड रैंडम, और प्लस इंसुलिन लेवल्स चेक करा के देख लेते हैं कि यूजली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी, इवन इन टीनेजर्स जिनका वेट ज़्यादा होता है, ईटिंग हैबिट्स की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, अब तो टीनेजर्स में भी गर्दन काली होना इज़ वेरी नॉर्मल। तो फिर उनको क्या करना चाहिए? क्या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या वो जो हार्मोन को केटर करता है डॉक्टर उसके पास जाना चाहिए? पहले तो फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए, बिकॉज यूजुअली फिजिशियंस ऐसे नॉर्मल टेस्ट, क्योंकि वो तो हमें अंदाज़ा होता है ये सब अलामात का, तो हम टेस्ट करा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं कि क्या रीज़न है। फिर फैमिली फिजिशियंस यूजली ट्रीट, हम लोग एज ए मेडिसिन डॉक्टर ट्रीट कर लेते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को, अनटिल लेस इट्स नॉट कंट्रोलेबल एंड बिल्कुल ही डिजीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो, लेकिन यूजली मेडिसिन के डॉक्टर्स डील कर लेते हैं ये सब नॉर्मल से। अगर मेडिकेशन देने के बाद आपकी तबीयत सही हो जाए तो वो जो काली गर्दन होती है वो फिर आपके पास कोई लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से वो रिमूव हो सकता है? पॉसिबल है। फिर अगर अंडरलाइन कॉज ट्रीट हो गया हो तो फिर यूजली हमारे पास डीपिगमेंटिंग लेजर्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं फर्दर बेटर होने में, और ऑब्वियसली फिर और मतलब ये लेजर्स हैं, क्रीम्स हैं, वो सब चीज़ों से हो जाता है और अंडरलाइन कॉज ट्रीट हो जाता है तो काफ़ी हद तक डिजीज़ मुझे लगता है कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, ख़वातीन में एक कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली ख़वातीन में, मर्द तो इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना रफ टफ होते हैं, वो इतना इसको ध्यान नहीं देते। अब नहीं है, अब मेल्स भी काफ़ी कॉन्शियस हो गए अपनी ओवरऑल स्किन और हेल्थ के बारे में। जी, अक्सर ख़वातीन को छाइयाँ हो जाती हैं, कभी किसी को ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद उनकी शादी हो रही होती है तो परेशान हो जाती है कि ये हमारी इतनी सी एज में छाइयाँ पड़ गई, किसी को बच्चों के बाद हो जाती हैं, किसी को एक सर्टन एज बाद हो जाती हैं, किसी को बहुत स्ट्रेस लेने के बाद हो जाती हैं। अलग अलग स्टेजेस में पिगमेंटेशन, छाइयाँ ये आपको स्किन पे नज़र आने लगती हैं, उसकी क्या से मतलब ये किस चीज़ की वार्निंग है? फीमेल्स के अंदर तो आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन रीज़न आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जिन लोगों की पिगमेंटेशन होती है हम उनके आयरन लेवल्स, फेरेटिन लेवल्स डेफिनेटली चेक कराते हैं क्योंकि उसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेफिनेटली पिगमेंटेशन होती है। और हमारे यहाँ सनब्लॉक का इस्तेमाल, स्किन केयर का,
हाइड्रेशन का, ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते, ऑब्वियसली सन एक्सपोजर से तो पिगमेंटेशन होती ही है। बिल्कुल, तो किसी चीज़ की साइन, ये यूजली हम आयरन लेवल्स ही चेक करा रहे होते हैं। हाँ। अगर आप साइन बोले किसी चीज़ का तो, बट सन ब्लॉक ना इस्तेमाल करने की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिगमेंटेशन यूजली बढ़ती है। अब अगर पिगमेंटेशन हो जाए और फिर आपसे रुजू किया जाए, आप उनको बताएं कि आपने आयरन लेवल्स अपने सही करने हैं, आपने फलाना चीज़ खानी है, आपने ये विटामिन्स लेना है, आपने लेज़र भी कर दी, तो क्या पिगमेंटेशन वापस पलट सकती है? क्या आपकी स्किन सही हो सकती है? बिल्कुल, डीप पिगमेंटेशन वापस पलट के आ सकती है। काफ़ी लोगों को हम पेशेंट्स को ट्रीट कर लेते हैं, उसके बाद भी पेशेंट्स पलट के आते हैं, क्योंकि मेलाज्मा जो है, मेलाज्मा या पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना, इट्स अ रिलैप्सिंग कंडीशन। स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर के बाद वही, इसके बाद ख्याल नहीं रखा, आयरन लेवल्स लो हुए, एक्सट्रीम सन एक्सपोजर हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से वापस पलट के आ सकती है पिगमेंटेशन। अच्छा, अब एक और कॉज है हेयर फॉल, जो कि अक्सर ख़वातीन में देखा गया है सर्टन टाइम्स पर, यहाँ तक कि टीनेज लड़कियों में भी कभी कभार जो है वो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अच्छे खासे लंबे लंबे बाल होते हैं और बच्चियाँ परेशान होती हैं कि हाथों में बाल आ रहे हैं, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, तब आपको ऐसा फील होता है कि बच्चे पैदा होने के कुछ अर्से बाद भी वही कंडीशन है, कभी एग्ज़ाम्स के दौरान बाल जा रहे हैं आपके। तो वो हेयर फॉल जो है वो किस चीज़ की वार्निंग होती है अलग अलग टाइम्स पर? मल्टीपल डेफिशिएंसीज, आयरन, फेरेटिन, विटामिन डी, ये सब चीज़ों के जनरली हम टेस्ट कराते हैं। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ऑब्वियसली हेयर लॉस। प्लस फीमेल्स के अंदर हार्मोनल कंडीशंस होती हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर हो जाता है, तो उसके अंदर भी हेयर फॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। स्पेशली उसके अंदर जो मेल टाइप बॉल्डनेस होती है वो बहुत कॉमन है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं उसको, कि आदमियों की तरह आगे से फीमेल्स हेयर लूज़ कर रही होती है, जैसे आदमियों के ये रिसीडिंग माथा लंबा हो रहा होता है, बड़ा तो उसके अंदर हो रही होती है। और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद तो जब हार्मोनल लेवल्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन स्पेशली ईस्ट्रोजन काफ़ी हाई लेवल पे होता है, और फिर जैसे ही उसका लेवल्स लो होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, तो फिर उसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बट वो टेम्प्रेरी होता है। हाँ। वो तो वापस आ जाता है। बट ये स्ट्रेस लेवल्स या कोई विटामिन डेफिशिएंसीज या फेरेटिन लेवल्स, आयरन लेवल्स जो कम होते हैं बच्चियों के अंदर, वो तो बहुत कॉमन कॉज है। पता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अजीब सी बातें कहते हैं बड़े बुजुर्ग, बच्चे जब बोलने लगते हैं तो बाल झड़ते हैं। हाँ, वो ईस्ट्रोजन लेवल्स उस वक्त लो हो जाते हैं। बेसिकली साइंटिफिकली ये रीजन है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ, बच्चे बोल रहे हैं, आ कर रहे हैं, आफ्टर 3 months वो लेवल्स काफ़ी लो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल काफ़ी कॉमन हो जाता है। और ऑब्वियसली पोस्ट मेनोपॉजल भी यही प्रॉब्लम होती है ना, कि ईस्ट्रोजन लेवल्स जब लो हो रहे होते हैं आपके, तब भी तो फीमेल्स की काफ़ी हेयर थिनिंग हो रही होती है। तो मीनोपॉज या पेरी मीनोपॉज में, बिफोर मीनोपॉज भी फीमेल्स के साथ ये इशू होता है। अच्छा, अब मैं इस सब चीज़ों के इलाज या इस चीज़ों के बारे में वो मैं नेक्स्ट सेगमेंट पूछूंगी। अभी मैं सारी जो आउटलाइंस है ना, वार्निंग्स की, साइंस, वो मैं ज़रा लोगों को बताना चाह रही हूँ।